तो बच्चों अभी तक हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको 9 तरह के रिलेशन बच्चों हमने बता दिए। मेनली बच्चों रिलेशन में क्वेश्चन 3 तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। वो 3 तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देख लीजिए बच्चों। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर 1, इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें चेक करके बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। जनरली ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो 1 मार्क्स का आता है, तो हमें एक लाइन में इसका आंसर ही लिखना होता है। तो बच्चों देखो क्या इसके डबलेट आ रहे हैं, 1 का डबलेट भी आ रहा है, 2 का डबलेट भी आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 का उल्टा 2 1 आ रहा है, 2 1 का उल्टा 1 2 आ रहा है, यानी ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव भी है बच्चों, यहाँ से 2 2 को हटाओगे तो क्या बच रहा है 1 1 1 1 इसमें आ ही रहा है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर 2, रिड्यूसिबल टू रोस्टर फॉर्म। रिड्यूसिबल टू रोस्टर फॉर्म। अगर बच्चों एक रिलेशन ऐसे दिया हो R बराबर x, y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0 ऑन A, और A दे दिया है 1 2 3 डॉट 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 अप टू दी 14। अब हमें ये बताना है रिलेशन किस तरह का है। तो बच्चों देखिए ये रिलेशन जिस सेट में से बन रहा है वो एक लिमिटेड सेट है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से कर सकते हैं। देखिए x और y में रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएंगी, तो ये रोस्टर में चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की 3 आ जाएगी, तो 1 3। x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की 6 आ जाएगी, तो दूसरा पेयर हो गया 2 6। x की वैल्यू 3 डालोगे तो y की 9, x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y की 12, और x की 5 डालोगे बच्चों तो y की आ जाएगी 15, और 15 तो इस सेट में है ही नहीं, तो ये कंप्लीटली रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर हमारा रिलेशन एक लिमिटेड सेट में से बन रहा है और उसको हम कंप्लीटली रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो बच्चों इसको बोलेंगे हम रिड्यूसिबल टू रोस्टर फॉर्म। अब हम इसको देख करके बता सकते हैं ये किस तरह का है। क्या बच्चों ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 से लेके 14 तक के डबलेट्स इसके अंदर आ रहे होंगे। क्या ये सिमेट्रिक है बच्चों? 1 3 आ रहा है, 3 1 तो आ ही नहीं रहा है इसमें, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है क्या बच्चों ये? देखिए ये 3 पे ख़त्म हो रहा है, ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है, दोनों में से 3 3 हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 9। क्या 1 9 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इट इज neither reflexive nor symmetric nor transitive। अब तीसरे तरह का समझते हैं। नंबर 3, नॉन रिड्यूसिबल टू रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल R बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर ऑन z। तो ये रिलेशन बच्चों जिस सेट में से बन रहा है वो सेट अनलिमिटेड है, तो इसको फिर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे बच्चों हम कंडीशंस की हेल्प से।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, तो जब बच्चों हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं तो इन दोनों को सेम कर देते हैं, यानी x, x बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट। हर क्वेश्चन को, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने का जो पैटर्न है वो यही रहना चाहिए, पैटर्न में चेंजिंग नहीं करनी है। अब इसको लिख देंगे पूरे स्टेटमेंट को, बस y की जगह पे क्या करना है हमें, x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अब x में से x माइनस करोगे तो 0 इज एन इंटीजर। अब बच्चों अगर ये वाली बात ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर ये वाली बात फॉल्स है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो 0 इज एन इंटीजर, ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियस सी बात है, ट्रू है। विच इज ट्रू फॉर ऑल, ये लिखना बहुत कंपलसरी है। फॉर ऑल हमने क्या यूज किया बच्चों, x का यूज किया है या y का, x का। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, यानी ये वाली बात सभी इंटीजरों के लिए ट्रू है। x की वैल्यू इंटीजर में से कुछ भी यहां डालोगे तो ये वाली बात सबके लिए ट्रू आएगी। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे बच्चों सिमेट्री, तो हेडिंग डाल लेंगे यहां पर हम सिमेट्री। एक बार तो x, y को लिख देंगे इसी पैटर्न से, x, y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब बच्चों इसमें x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो, प्लेस चेंज कर दो इनके, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अब यार चेक करिए इस, अब जरा चेक करो। अब देखिए बच्चों कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको ऐसा लिखने से बात गलत हो गई हो, क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, बात सही है ना भाई। 8 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर, और 5 में से 8 माइनस करोगे तब भी इंटीजर ही आएगा। तो अगर x माइनस वाई इंटीजर है बच्चों तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब इसको हमने उल्टा कर दिया तब भी हमारा स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ, यानी अगर x, y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो फिर y, x भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल क्या क्या यूज किया हमने यहाँ पर, x का भी यूज किया है, y का भी। तो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्री चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे बच्चों ट्रांजिटिविटी। एक बार तो x, y को लिखेंगे इस तरह से, x, y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब बच्चों ये वाला पेयर y पे खत्म हो रहा है, अब एक ऐसा पेयर ले लेंगे जो y पे शुरू हो रहा होगा, y, z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट। अगर यहाँ y, z बिलोंग करेगा तो यहाँ भी बच्चों y और z लिखा जाएगा, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, y माइनस जेड इज एन इंटीजर। जब हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है बच्चों के इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो देखते हैं x में से y को घटाने पर कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, तो हमने मान लिया बच्चों वो इंटीजर लैम्डा है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये लैम्डा जो है बच्चों क्या है, ये इंटीजर। इसी तरह से y में से z को माइनस करने पर भी कोई ना कोई इंटीजर आ रहा होगा, तो उस इंटीजर को हमने म्यू मान लिया, म्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बच्चों इन दोनों में बिचौलिया कौन है, मीडिएटर कौन है इसमें, y। तो इन दोनों इक्वेशनों को इस तरह से सॉल्व करो कि y से y कैंसिल हो जाए,
किसी भी तरह से y को एलिमिनेट करना है हमें। तो अगर इन दोनों इक्वेशनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर लमेडा प्लस म्यू। y से y चटक गया, x माइनस जेड। बच्चों लैम्डा इंटीजर था, म्यू भी इंटीजर है, दो इंटीजरों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? इंटीजर। यानी कि x माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब बच्चों x माइनस जेड अगर इंटीजर है तो इसका मतलब यहाँ कौन बिलोंग कर रहा होगा? इसका मतलब हो गया x कॉमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। इधर लिख दे रहा हूं, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इंप्लाइज इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ आ गया बच्चों? जब ये क्वेश्चन आता है तो सेम पैटर्न से ही लिखना है, पैटर्न को चेंज नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का। एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। r बराबर a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर ऑन r माने रियल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डाल लेंगे रिफ्लेक्सिविटी, और जब रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं तो इन दोनों को सेम कर देते हैं। a कॉमा a बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट। अब इसको नोट कर देंगे, यहां भी b की जगह a कर दो, तो a इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। अब बच्चों क्या ये वाली बात सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू होती है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम r में से, रियल नंबर में से a की वैल्यू 1/2 ले लें बच्चों, तो क्या 1/2 छोटा होगा 1/2 के स्क्वायर से? नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगी। 1/2 छोटा कैसे हो जाएगा 1/4 से? तो बच्चों ये वाली बात सभी रियल नंबरों के लिए ट्रू नहीं है। जबकि रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब सभी नंबरों के डबलेट्स आ रहे हों। अब इसमें 1/2 का डबलेट तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ विच इज फॉल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबके लिए फॉल्स नहीं है, किसी के लिए ट्रू भी होगी। अगर मैं a की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो 2 छोटा होगा 2 के स्क्वायर से, सही है, फॉल्स नहीं है ये। बट ये वाली बात फॉल्स हो गई। यानी ये जो बात है ये सभी के लिए ट्रू नहीं हो रही, सभी रियल नंबरों के लिए ट्रू नहीं है। जबकि रिफ्लेक्सिव तो तभी होगा ना जब सभी के डबलेट्स इसके अंदर आ रहे हों। कुछ नंबरों के डबलेट आ गए तो उससे रिफ्लेक्सिव थोड़ी ना हो जाएगा। तो फिर हमें यहां लिखना होगा बच्चों विच इज नॉट ट्रू। थोड़ा इधर करके लिख दे रहा हूं, यहां लिखना होगा बच्चों विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी रियल नंबरों के लिए ट्रू नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत ध्यान से समझना है, एक लेटर चेंज होने से ही आंसर चेंज हो जाता है। अगर इसमें r की जगह बच्चों n लिखा होता या z लिखा होता, नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो ये वाली बात सबके लिए ट्रू हो जाती है, सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू हो जाएगी ये वाली बात। लेकिन रियल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होगी। रियल नंबर्स में तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर भी आएंगे। अब हम हेडिंग डाल लेंगे बच्चों सिमेट्री। सिमेट्री में एक बार तो a कॉमा बी को ही लिख लेंगे। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। अब बच्चों इनके प्लेस चेंज कर दो, a की जगह b और b की जगह a कर दो।
अब ये सोचो, क्या ऐसा कर सकते हैं हम? क्या ये ठीक किया हमने? क्या सभी के लिए ये बात सही रहेगी? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं बच्चों। 2 छोटा है 9 के स्क्वायर से, बिल्कुल सही बात है। अब 9 को कर दें 2 की जगह और 2 को कर दें 9 की जगह, तो क्या ये बात सही होगी? तो गलत हो गई। तो इसका मतलब ये वाली बात सभी रियल नंबरों के लिए सही नहीं है। कुछ के लिए सही होगी, कुछ के लिए नहीं, जबकि होनी चाहिए सबके लिए सही। तो बच्चों पर यहाँ पर कट लगा देंगे। b इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमें लिखना होगा b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब बच्चों ये b पे खत्म हो रहा है, अब ऐसा पेयर लिख लेंगे जो b पे शुरू हो रहा होगा। b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट। अगर यहाँ बी सी बिलोंग करेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? b इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशनों को किसी भी तरह से सॉल्व करके हमें बिचौलिया को एलिमिनेट करना है, b को एलिमिनेट करना है। तो बच्चों इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर करें हम, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सी की पावर 4। ओके। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखो, इक्वेट कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 a छोटा है बच्चों बी स्क्वायर से और बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू है सी की पावर 4। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं a इज लेस देन और इक्वल टू सी की पावर 4। तो क्या बच्चों a और c में वही रिलेशन आया है जो क्वेश्चन में गिवन है? अगर यहाँ a कॉमा सी लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? a इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, जबकि यहाँ पे आ गया c की पावर 4। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों a कॉमा सी हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू आर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इधर लिख दे रहा हूं साइड में, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। It is neither reflexive nor symmetric nor transitive. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। R बराबर a कॉमा बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ऑन a। और a बच्चों को सेट है जिसके अंदर नंबर आ रहे हैं 0 1 2 डॉट 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 अप टू दी 12। तो इसको हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो एक तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं, बट इस सेट में बहुत एलिमेंट हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में भी चेंज करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको भी हम कंडीशन से ही कर देंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बच्चों रिफ्लेक्सिविटी। तो इन दोनों को सेम करना होगा, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट। अब यहां भी b की जगह a कर देंगे, तो a माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब a माइनस ए हो गया बच्चों 0, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और ये वाली बात ट्रू है, which is true for all a belongs to capital A,
देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करेंगे बच्चों सिमेट्री। सिमेट्री A comma B belongs to R implies that mod of A minus B is a multiple of 4। अब बच्चों A और B के प्लेस चेंज कर दो तो ये हो जाएगा mod of B माइनस A इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ये चेक करो क्या ये गलत तो नहीं हो गया। अगर mod ऑफ A माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो mod ऑफ B माइनस A भी 4 का मल्टीपल होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। A में से B माइनस कर लो या B में से A माइनस कर लो, mod लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और mod नहीं भी लगा होता तब भी 4 का मल्टीपल तो आता ही। तो इसका मतलब इसको उल्टा करने पर बात हमारी गलत नहीं हो रही है, यानी A कॉमा B अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो फिर B कॉमा A भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल A, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे बच्चों ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी A कॉमा B belongs to R implies that mod of A minus B is a multiple of 4। अब ये B पे ख़त्म हो रहा है, अब ऐसा पेयर लेंगे जो B पे शुरू हो रहा होगा, तो B कॉमा C belongs to R implies that mod of B minus C इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब बच्चों दोनों में से हमें मीडिएटर को एलिमिनेट करना है। A माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है, B माइनस सी अगर 4 का मल्टीपल है, तो अंडरस्टूड हो गया कि A माइनस सी भी क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा। आप एग्जाम्पल लेकर के चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल से चेक कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ 12 माइनस 8 इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, मॉड ऑफ 8 माइनस 4 इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दोनों में मीडिएटर बच्चों 8 है। अगर 8 को हटा के मैं डायरेक्ट लिख दूं मॉड ऑफ 12 माइनस 4, तो क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं है? बिल्कुल है। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। तो अगर मॉड ऑफ A माइनस बी 4 का मल्टीपल है, मॉड ऑफ B माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं बच्चों मॉड ऑफ A माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज A कॉमा C बिलोंग्स टू R। क्योंकि बच्चों अगर यहाँ A कॉमा C लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, मॉड ऑफ A माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और वही चीज हमने यहाँ प्रूव कर दी है। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू कैपिटल A, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो फाइनल आंसर हम बोल सकते हैं हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हैं। आजकल रिलेशन का जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ट्रेंडिंग में है वो आप ध्यान से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रिलेशन को वो इस तरह से लिख देता है, A कॉमा बी आर सी कॉमा डी, यानी A कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेटेड है किससे, C कॉमा डी से। और दोनों के बीच में बच्चों जो रिलेशन है वो ये है ए डी इंटू बी प्लस सी बराबर
बी सी इंटू ए प्लस डी ऑन एन क्रॉस एन। इस तरह से क्वेश्चन लिखा आता है। अब ये कहेगा प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बच्चों हमें जिस पैटर्न की हमें आदत पड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे। आर बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यानी जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच में, सच दैट, और रिलेशन बच्चों ये है ए डी इंटू बी प्लस सी बराबर बी सी इंटू ए प्लस डी ऑन एन क्रॉस एन। इस तरह से लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों का एक ही मतलब है। अब इसको चेक करना है बच्चों, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे रिफ्लेक्सिविटी। अब इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, जब रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं ना तो उन्हें पता है कि भाई हमें ए कॉमा ए चेक करना होता है, तो वो इन सबको ए लिख देते हैं ऐसे ऐसे। ये लिखना गलत है बच्चों। इसका मतलब ये कि आपने रिफ्लेक्सिविटी के बारे में समझा ही नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पे ध्यान दिया होगा तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बच्चों ये थी कि अगर रिलेशन में एक्स कॉमा वाई लिखा है तो हम बोलते हैं कि एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए, खुद एक्स से भी होना चाहिए। अब यहाँ ए कॉमा बी का रिलेशन किससे है, सी कॉमा डी से। तो ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी से हो या ना हो, बट अपने आप से होना चाहिए, खुद से। तो सेम तो करना है लेकिन सबको सेम नहीं करना है। ये पहला वाला पेयर क्या है, ए कॉमा बी, तो दूसरे वाले पेयर को भी ए कॉमा बी ही लिख देंगे। ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज दैट। अब उसने यहां किया क्या है, इसको एनालाइज कीजिए। देखो बच्चों, यहां कॉर्नर पे जो लिखे हुए हैं ए और डी, इनका तो मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो बीच में लिखे हुए हैं यहां पर बी और सी, इनको प्लस कर दिया है। कोने वालों का मल्टीप्लाई, बीच वालों का सम, और फिर क्या किया है, बीच वालों का मल्टीप्लाई और कोने वालों का सम। वही काम आप इसमें कर दो। कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई यानी कि ए बी, बीच वालों का सम यानी कि बी प्लस ए बराबर बीच वालों का मल्टीप्लाई यानी कि बी ए, कोने वालों का सम यानी कि ए प्लस बी। अब देखो बच्चों, क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है भाई, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो विच इज ट्रू फॉर ऑल। ये लिखना बहुत जरूरी है, फॉर ऑल बेटा। ये देखो किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, क्या लिया है हमने यहाँ, ए कॉमा बी। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस वन एन क्रॉस एन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे इसकी सिमेट्री। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इसी को लिखेंगे जो रिलेशन में दिया हुआ है, बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज दैट ए डी इंटू बी प्लस सी बराबर बी सी इंटू ए प्लस डी। अब बच्चों यहां प्लेस चेंज करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहां चार वेरिएबल हैं, ए बी सी और डी। तो जब प्लेस चेंज करने में प्रॉब्लम आती है तो आप रफ वर्क यूज कीजिए। आप इनको आगे पीछे कर दो भाई, सी डी को आगे कर दो और ए बी को कर दो पीछे, यही तो चेक करना होगा हमें। अब इसका क्या मतलब होगा, इसके अकॉर्डिंग कोने वालों का मल्टीप्लाई यानी कि सी बी, बीच वालों का सम यानी कि डी प्लस ए बराबर, ओके। अब इसी चीज को आप यहां लिख दो एज इट इज, सी बी इंटू डी प्लस ए बराबर डी ए इंटू सी प्लस बी, ओके। इसका अपोजिट करके रफ पे चेक कर लो कि इसका रिलेशन क्या बन रहा है, और उसी को आप यहां पे न्यो की तो लिख दो। अब ये देखो बच्चों, क्या दोनों में फर्क है? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है?
बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। देखो यहाँ बी सी है तो उसने सी भी लिखा है, ए प्लस डी को डी प्लस ए है, ए डी को डी ए कर दिया है, बी प्लस सी को सी प्लस बी, और आगे पीछे कर दिया। तो ये तो पॉसिबल है, ये तो हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसका उल्टा किया जा सकता है, यानी सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे इसकी ट्रांजिटिविटी। एक बार तो बच्चों इसी को ले लेंगे हम, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज दैट ए डी इंटू बी प्लस सी बराबर बी सी इंटू ए प्लस डी। अब ये बच्चों सी डी पे खत्म हो रहा है, अब ऐसा पेयर लेंगे जो सी डी पे स्टार्ट हो रहा हो। तो सी डी कॉमा ई एफ ले लो, बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज दैट कोने वालों का मल्टीप्लाई, भाई जैसे उसने यहां किया है वही हमें यहां करना है, कोने वालों का मल्टीप्लाई यानी कि सी एफ बीच वालों का सम बराबर बीच वालों का मल्टीप्लाई और कोने वालों का सम। अब दोनों में बच्चों बिचौलिया कौन है? सी डी। सी डी को एलिमिनेट करना है। अब सी डी को एलिमिनेट कैसे करें? यहां तो सभी मिक्सअप हो रखा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी सब मिक्स है। तो इनको बच्चों पहले सेपरेट कीजिए। ये बी सी को इधर ले आओ बी प्लस सी के नीचे, और ए डी को उधर ले जाओ ए प्लस डी के नीचे। तो जब बी सी यहाँ डिवाइड में आएगा तो इन दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो बी सी का। तो बी सी का डिवाइड बच्चों बी में करेंगे तो 1/c आ जाएगा, बी सी का डिवाइड सी में करेंगे तो 1/b आ जाएगा, और ए डी का डिवाइड इधर इन दोनों में कर देंगे 1/d प्लस 1/a। ऐसा करने से बच्चों ये सेपरेट हो गए। अब इसी तरह से इसमें कर देंगे डी का डिवाइड इधर, सी एफ का डिवाइड इधर, 1/e प्लस 1/d 1/f प्लस 1/c। सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में से हमें सी और डी को एलिमिनेट करना है, तो दोनों को ऐड करने पर कैंसिल हो रहे हैं, जरा ध्यान से देख लो। 1/c इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, इधर राइट हैंड साइड में, 1/d यहां लेफ्ट में वहां राइट में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो बच्चों 1/c प्लस 1/b प्लस 1/b e प्लस 1/d बराबर 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। 1/d से 1/d चटक गया, 1/c से 1/c चटक गया। इन दोनों में एलसीएम आ गया बच्चों बीई, तो ऊपर हो जाएगा e प्लस बी। यहां एलसीएम आ गया ए एफ, तो ऊपर हो जाएगा f प्लस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहां लिख दे रहा हूं ए एफ इंटू बी प्लस ई बराबर बीई इंटू ए प्लस एफ। अब जरा चेक करो कि हमें प्रूफ क्या करना था आखिर। अगर यहां से बच्चों बिचौलिया को हटा दिया जाए तो ये बचेगा हमारे पास ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ। क्या इनमें यही रिलेशन बनेगा इसके अकॉर्डिंग? देखिए जरा, कोने वालों का मल्टीप्लाई ए एफ, बीच वालों का सम बी प्लस ई, यही बन रहा है। फिर बीच वालों का मल्टीप्लाई बी ई और कोने वालों का सम ए प्लस एफ। तो जो रिलेशन बनना चाहिए था वही रिलेशन यहां आ गया। दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी
E comma F belongs to N cross N. Therefore, it is transitive. तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो फाइनल आंसर हो गया हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव्ड। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।